Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज थिक सिलेंडर एंड स्फेरिकल शेल. राइट, सो दिस थिक सिलेंडर एंड स्फेरिकल शेल, ये जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली हमने इससे पहले वाले वीडियो में थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल शेल किया था और आज का टॉपिक हमारा थिक सिलेंडर में है. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, डिप्लोमा सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, इन सब एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और एसएससी जेई स्पेशली सब्जेक्टिव में इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो हम इस टॉपिक को आज इस टॉपिक में डील करते हैं और ये जो हमारा थिक सिलेंडर और स्फेरिकल शेल है इसको लर्न करते हैं. राइट, ओके. सो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको समझना होगा कि जो थिक सिलेंडर है, सो किस टाइप का थिक सिलेंडर है. अगर हम एक थिक सिलेंडर को ड्रॉ करें, सो इट विल अपीयर लाइक दिस. ये हमारा थिक सिलेंडर है जहां पे थिकनेस कंसिडरेबली हाई होती है. लाइक जो इसकी थिकनेस है वो थिन सिलेंडर के कंपेयर में ज्यादा है, लाइक दिस. तो ये क्या है, इसकी थिकनेस है. ये क्या है, थिकनेस है T, और ये क्या है, डाया है विच इज D. तो यहां पे ये जो थिकनेस है ना, ये इसकी वैल्यू थिन के कंपेयर में ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम थिक सिलेंडर बोलते हैं. हालांकि इसके लिए एक टेक्निकल डेफिनेशन भी है. सिमिलरली अगर हम स्फेरिकल शेल की बात करें तो स्फेरिकल शेल में भी लाइक दिस, ये स्फेरिकल शेल है, इसमें ये हमारी क्या है, थिकनेस है, और ये क्या है, इसका इंटरनल डाया है. राइट, सो सबसे पहले थिक सिलेंडर या थिक स्फेरिकल शेल कब कहते हैं डियर स्टूडेंट. तो हमने थिन सिलेंडर वाले टॉपिक में ही ये चीज समझ लिया था कि अगर T बाई डी का जो वैल्यू हो वो लगभग बोला जाता है 1/10 से लेके 1/20 तक. राइट, अगर ये हो तो हम क्या बोलते हैं, थिक सिलेंडर बोलते हैं. मतलब इसके वॉल थिकनेस और इसके डाया का जो रेशियो हो वो कई बार आप देखोगे किसी बुक में 1/10 होता है, कहीं पे 1/15 होता है और कहीं पे 1/20 है. तो हमने 1/10 से 1/20 ले लिया. या कई बार आप देखोगे एग्जाम में T बाई डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/20 ये लिखता है. कई बार T बाई डी ग्रेटर देन 1/15 लिखता है डियर स्टूडेंट. राइट, और कभी कभी T बाई डी ग्रेटर देन 1/10 भी लिखता है. तो यहां पे हमने इन सबको एक जनरलाइज कर दिया कि थिकनेस, जो वॉल थिकनेस है और जो इंटरनल डाया है, इसका जो रेशियो है वो 1/10 से लेके 1/20 के बीच में से ज्यादा होना चाहिए. राइट, इट शुड बी ग्रेटर देन 1/10 टू 1/20. सो उस केस में हम थिक सिलेंडर या थिक स्फेरिकल शेल बोलेंगे. सो कुल मिला के अगर एक जनरल सेंस में आप समझो तो जो डाया के कंपैरिजन में थिकनेस की भी वैल्यू इसकी मतलब ज्यादा होगी. मतलब डाया के कंपेयर में जो थिन में थिकनेस बहुत कम होती थी, यहां पे थिकनेस भी कंसिडरेबल है. मींस डाया के कंपैरिजन में थिकनेस भी कंसिडरेबल है. और टेक्निकली थिकनेस अपॉन डाया दैट शुड बी ग्रेटर देन 1/10 से लेके 1/20 तक. राइट, सो ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है. और थिन सिलेंडर की एनालिसिस हमने कंप्लीट अंडरस्टैंड कर ली है. इससे पहले वाले वीडियो हमने थिन सिलेंडर को पूरा एनालाइज किया था, कैसे उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है. यहां पे भी बेसिकली चीजें लगभग वैसी होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो थिक सिलेंडर को थिन सिलेंडर से इंटायरली डिफरेंट बनाता है. और वो क्या क्या चीज है उसको हम देखते हैं. सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यहां पे अनलाइक थिन सिलेंडर थिक सिलेंडर में जो स्ट्रेस जनरेट होगा ना, वो रेडियल स्ट्रेस भी जनरेट होगा, जो कि हम वहां पे नेग्लेक्ट कर रहे थे. रेडियल स्ट्रेस, जिसको अभी हम सिग्मा आर बोल सकते हैं, और ये बेसिकली प्रेशर है. बेसिकली ये रेडियल प्रेशर भी है, इसको रेडियल प्रेशर भी बोल सकते हैं. तो ये जो रेडियल स्ट्रेस है ये भी कंसिडरेबल होगा, कंसिडरेबल. हालांकि हम इसको
इसको हम थिन के केस में बेसिकली नेग्लेक्ट कर रहे थे, बट यहां पे हम रेडियल स्ट्रेस को भी कंसीडर करेंगे और नॉट ओनली कंसीडर करेंगे बल्कि इसके वेरिएशन को भी काउंट करेंगे। मतलब इसकी वैल्यू वेरी करेगी। मतलब अगर आप देखोगे अक्रॉस द थिकनेस क्रॉस सेक्शन, अगर ये अगर इसको हम कट करें मान लो, तो हमारा ये जो बेसिकली क्रॉस सेक्शन है, इसमें यहां पे कुछ और वैल्यू होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी और आउटर सरफेस पे कुछ और होगी। मतलब अलोंग द थिकनेस, अलोंग द क्रॉस सेक्शन रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होगी। सो रेडियल स्ट्रेस कंसिडरेबल होगा और रेडियल स्ट्रेस इट विल वेरी अक्रॉस द थिकनेस ऑफ शेल। सो कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि जो रेडियल स्ट्रेस है, जिसको हम इससे पहले कांस्टेंट ले रहे थे थिन में, और वो प्रेशर जो इंटरनल प्रेशर है उसको बेसिकली कांस्टेंट ले रहे थे, यहां पे प्रेशर वेरी करेगा। रेडियल स्ट्रेस का मतलब है प्रेशर अब चेंज होगा। यहां का प्रेशर कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा और आउटर में कुछ और होगा। मतलब अक्रॉस द थिकनेस या अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन आप ये जो प्रेशर है या रेडियल स्ट्रेस है ये बेसिकली चेंज होगा, ये इट विल वेरी। ये चीज आपको समझना होगा। एक तो ये इसको डिफरेंट बनाता है, दूसरा क्योंकि इसमें थिकनेस कंसिडरेबल है, थिकनेस की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से इसमें आपको वेरिएशन काउंट करना पड़ेगा, वेरिएशन अज्यूम करना होगा, इसको अकाउंट में लेना होगा। बट थिन में चूंकि थिकनेस बहुत कम है तो इसी वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर रहे थे। दूसरा यहां पे जो सरकमफेरेंशियल, जिसको हमने हुप स्ट्रेस बोला था, सरकमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस, कई बार इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, और टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस है विच इज सिग्मा सी, सरकमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस सिग्मा सी, इसकी भी वैल्यू बेसिकली चेंज होगी। और थिन सिलेंडर में एक हम फिक्स वैल्यू लेते थे और थिकनेस के अलॉन्ग वेरिएशन को नेग्लेक्ट करते थे। यहां पे आपको काउंट करना होगा क्योंकि थिकनेस कंसिडरेबल है, तो यहां पे भी सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन चेंज होगा। मतलब इनसाइड अगर आप यहां की बात करो, यहां पे कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा और आउटसाइड कुछ और होगा। मतलब ये जो है ना, ये वेरिएशन होगा अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, ये वेरी करेगा। सो सरकमफेरेंशियल और हुप स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस विल वेरी अक्रॉस द थिकनेस राइट। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारा क्यों हो रहा है, थिकनेस की वजह से हो रहा है, जो आपको देखना है। और ऑब्वियसली टेक्निकली T/D का रेशियो 1/10 से लेके 1/20 से ज्यादा होता है। 1/10 से लेके 120 से ज्यादा होगा T/D। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बेसिकली थिक सिलेंड्रिकल शेल, थिक सिलेंडर या थिक स्फेरिकल शेल की कैटेगरी में इसको हम कंसीडर करते हैं। तो कुल मिला के डियर स्टूडेंट, यहां पे हमारा रेडियल स्ट्रेस और सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, और अगर एंड क्लोज्ड है, अगर दोनों एंड क्लोज्ड है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कंसीडर कर सकते हैं। इन सब का अक्रॉस थिकनेस वेरिएशन होगा, जिसकी वजह से ये थिन से ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और इसकी जो एनालिसिस है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है थिन के कंपैरिजन में, और उसके लिए हमारे पास अलग अलग थ्योरम है जिसको हम अभी लर्न करेंगे, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, थिक सिलेंडर एंड स्फेरिकल शेल, थिक सिलेंडर एंड थिक स्फेरिकल शेल को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे, चूंकि इसकी एनालिसिस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के इक्वेशंस हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको नाम याद रखना है। उसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है लेम्स इक्वेशन। फर्स्ट क्या है हमारा, लेम्स इक्वेशन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि थिक सिलेंडर और स्फेरिकल शेल को डिजाइन करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो लेम्स इक्वेशन है, और आपको बेसिकली लेम्स इक्वेशन से ही डिजाइन करना है। इसके अलावा वर्नीज इक्वेशन है, बर्नीज इक्वेशन है, उसके अलावा क्लेवेरिनोज इक्वेशन है, और एक है बार्लॉज इक्वेशन। सो अगर हम इन तीन की बात करें तो इन तीन को अभी हम छोड़ देते हैं, जस्ट नाम याद रखना है आपका, बार्नी इक्वेशन,
क्लेवेरिनोज इक्वेशन और बार्लोज इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है लेम्स इक्वेशन, जिससे हम थिक सिलेंडर या थिक स्फेरिकल शेल को एनालाइज करते हैं। तो लेम्स का जो इक्वेशन है, उस लेम ने जो इक्वेशन दिया हुआ है वो बेसिकली लेम के एक थ्योरम, लेम का एक पूरी थ्योरी है, उस थ्योरी से डेवलप किया हुआ है। तो अभी हम लेम्स थ्योरम को अंडरस्टैंड करेंगे डियर स्टूडेंट, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, लेम्स थ्योरी जो बेसिकली थिक सिलेंडर एंड स्फेरिकल शेल को डिजाइन करने के लिए या इसको एनालाइज करने के लिए काफी यूज किया जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो बेसिकली थिक सिलेंडर के लिए एप्लीकेबल है। उसमें कुछ एजम्पशंस हैं। सो लेम्स थ्योरी के कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसमें सबसे फर्स्ट एजम्पशन क्या है, ये एसएससी जेई में सब्जेक्टिव में आ चुका है कि लेम्स थ्योरी क्या है, इसके क्या एजम्पशंस हैं। तो एजम्पशंस क्या है, उसमें सबसे पहला है द मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। एज यूजुअल, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मोस्टली चाहे हम किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं तो मटेरियल को हम होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मानते हैं। मतलब जो हमारा सिलेंडर या स्फेरिकल शेल का मटेरियल है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब इक्वल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, एंड आइसोट्रॉपिक मतलब इक्वल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। सो आइसोट्रॉपिक मतलब इक्वल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, और होमोजीनियस मींस सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। सो हर जगह कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम होगा और मटेरियल की जो हर एक डायरेक्शन की प्रॉपर्टी है वो इक्वल होगी। ऑब्वियसली ये एक एजम्पशन है जो हम एज्यूम करके चलते हैं। इससे पहले हमने यूलर्स कॉलम थ्योरी में भी यही एज्यूम किया था, बेंडिंग थ्योरी ऑफ बीम में भी यही एज्यूम किया था। तो ये थ्रू आउट चलता है, द मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। सेकेंड एजम्पशन डियर स्टूडेंट क्या कहता है, ये कहता है द सेक्शंस परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर रिमेन प्लेन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल प्रेशर। ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये मान लो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इसके अंदर मान लो हाई प्रेशर गैस है, राइट? तो इसका जो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके ठीक परपेंडिकुलर में ये जो क्रॉस सेक्शन होगा, ये मान लो सर्कुलर है, तो प्रेशर जब अप्लाई होगा तो ये सर्कुलर ही रहेगा। मतलब जो सर्कुलर था वो सर्कुलर ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब रिमेन प्लेन रहेगा, वो प्लेन ही रहेगा, उसमें कोई डिस्टॉर्शन या कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो जो सेकंड पॉइंट है वो क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट, द सेक्शंस परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर रिमेन प्लेन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल प्रेशर। सो हर एक पॉइंट पे जो आपका प्लेन है ना, वो सेक्शन वो प्लेन ही रहेगा आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। इसमें कुछ भी डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं होगा। तो ये भी एक सेकेंड एजम्पशन है जो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? नाउ द थर्ड एजम्पशन सेज डियर स्टूडेंट द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। ऑब्वियसली थिक सिलेंडर या थिक स्फेरिकल शेल में जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसकी वजह से जो मटेरियल में डिफॉर्मेशन होगा वो विद इन इलास्टिक लिमिट होगा, मींस हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। सो ये भी एजम्पशन बहुत कॉमन है। हमारा जो भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मोस्टली जो हमारा जो डिफॉर्मेशन होता है वो सारे विद इन इलास्टिक लिमिट होता है, मींस हुक्स लॉ को ही फॉलो करता है, राइट? एंड द फोर्थ एंड लास्ट एजम्पशन डियर स्टूडेंट इज all the fibers of the material are free to expand or contract independently without being constrained by the adjacent fibers। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के जो फाइबर्स है, ये मान लो सिलेंडर है डियर स्टूडेंट, थिक सिलेंडर, तो इसके जो फाइबर्स हैं, ये सारे फाइबर्स हैं जो बीम में भी हम देख चुके हैं, बीम को भी हम फाइबर्स या लेयर से बना हुआ मानते हैं। तो यहां पे भी जो हमारे जो फाइबर्स है वो बेसिकली वो फाइबर्स फ्री हैं एक्सपैंड मतलब बढ़ने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ने के लिए, मतलब कम या ज्यादा होने के लिए फ्री है, इंडिपेंडेंट है, विदाउट बीइंग कंस्ट्रेन्ड बाय द एडजेसेंट फाइबर। ये कह रहा है कि अगर मान लो ये थिक सिलेंडर है, उसका क्रॉस सेक्शन ये है, तो मान लो ये एक फाइबर है, तो ये फाइबर इंडिपेंडेंटली एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका एडजेसेंट फाइबर जो है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब एडजेसेंट फाइबर इसको कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं किसमें, लेम्स थ्योरी में। सो लेम्स थ्योरी कहता है कि ऑल द फाइबर्स ऑफ द मटेरियल आर फ्री टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग कंस्ट्रेन्ड बाय द एडजेसेंट फाइबर। मींस अगर कोई एक फाइबर है तो इसका बेसिकली एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन
इंडिपेंडेंट होगा, इसका जो एडजेसेंट फाइबर्स है वो कहीं से भी कोई कंस्ट्रेन क्रिएट नहीं करेगा। ये बेसिकली एक एजम्पशन है जो कि इसमें हम लेके चलते हैं। तो लेम्स थ्योरी के जो कुछ एजम्पशंस हैं ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये एसएससी जेई में आ चुका है, एसएससी जेई सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए ये आपको एक बार लर्न करना है। अब इस एजम्पशन के बेसिस पे लेम ने एक इक्वेशन डेवलप किया, उसको हम लर्न करेंगे। दैट इज पॉपुलरली कॉल्ड लेम्स इक्वेशन, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है थिक सिलेंडर या थिक स्फेरिकल शेल को डिजाइन करने में, और उस पे न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो उस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी करना है, राइट? दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ओके, सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा लेम्स इक्वेशन है। लेम्स इक्वेशन बेसिकली आपको मैंने पहले ही बता दिया कि लेम्स इक्वेशन बेसिकली डेवलप किया हुआ है लेम द्वारा, लेम्स थ्योरी के एजम्पशन के बेस पे। और जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूं कि थिक सिलेंडर में हमारा जो रेडियल स्ट्रेस है, जिसको बेसिकली हम रेडियल प्रेशर भी बोल सकते हैं, वो थिकनेस के अलोंग वेरी करता है, और एट द सेम टाइम सरकमफेरेंशियल या हुप या टेंजेंशियल स्ट्रेस भी अलोंग द थिकनेस वेरी करता है। और वो कैसे वेरी करता है, मतलब उसका क्या मैथमेटिकल इक्वेशन है, वही बेसिकली लेम ने दिया है। और लेम ने सबसे पहला इक्वेशन दिया कि ओके, रेडियल स्ट्रेस बेसिकली यहां से, ये जो इनर सरफेस है यहां से लेके, और ये आउटर सरफेस है यहां से लेके अलोंग द थिकनेस वेरी करेगा। और कैसे वेरी करेगा? तो सिग्मा आर इज इक्वल टू बी बाय आर स्क्वायर माइनस ए। व्हाट इज आर? R is the radial stress at R distance from the center. R distance from the center. मान लो यहां से ये R distance पे, सेंटर से R distance पे यहां का जो स्ट्रेस है, लेट्स से रेडियल स्ट्रेस, वो है सिग्मा R। सो हमेशा रेडियल R क्या होता है? सेंटर से, याद रखना, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आप रेडियल स्ट्रेस निकाल रहे हो या प्रेशर। ये रेडियल स्ट्रेस बेसिकली प्रेशर भी होगा, प्रेशर। So R is the distance from center to the point where you want to find the pressure or radial stress. तो वेरिएशन कैसे होगा डियर स्टूडेंट? रेडियल स्ट्रेस सिग्मा R is equal to B by R square minus A. What is A and B? Obviously A and B are Lamb's constant. So यहां से क्लियर है कि सिग्मा R और R में स्क्वायर रिलेशन है, राइट? ये वाला जो रिलेशन है ये स्क्वायरली चेंज हो रहा है, तो ये जो हमारा वेरिएशन कर्व होगा ये पैराबोलिक होगा। ये यहाँ पे ये जो सिग्मा आर का वेरिएशन आप ग्राफ देख रहे हो डियर स्टूडेंट, ये वाला, ये बेसिकली पैराबोलिक होता है, ये आपको याद रखना है। ये कैसा होता है? पैराबोलिक। और ऑब्वियस है कि अगर यहां पे आप देखोगे जनरली हम अंदर का जो प्रेशर है, वो जो भी इंटरनल प्रेशर है वो P, वो यहां पे एग्जिस्ट करता है। मतलब इनर सरफेस पे मैक्सिमम रेडियल स्ट्रेस जनरेट होता है और वो इंटरनल प्रेशर के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो कि सिग्मा R विल बी मैक्सिमम एट इनर सरफेस ऑफ वॉल, और ऑब्वियसली एट R किसके बराबर हो जाएगा? R1 के। R1 हमने इंटरनल रेडियस माना है इस सिलेंडर का, और R2 क्या है? एक्सटर्नल रेडियस। R1 क्या है? इंटरनल रेडियस है, इंटरनल रेडियस, और R2 क्या है हमारा? R2 है एक्सटर्नल रेडियस, राइट? एक्सटर्नल रेडियस। सो R1, जब R1 के बराबर होगा, देन ऑब्वियसली सिग्मा R विल बी मैक्स, और उस केस में सिग्मा R मैक्स बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा? P के बराबर हो जाएगा, इंटरनल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। P क्या है हमारा? इंटरनल प्रेशर, राइट? और अगर R R2 के बराबर हो जाए, मतलब आउटर सरफेस पे पहुंच जाएगा, तो हमारा जो रेडियल स्ट्रेस या प्रेशर होगा वो जीरो होगा। ऐसा जनरली हम लेके चलते हैं। हालांकि आउटसाइड प्रेशर भी कुछ हो सकता है, लेकिन हम आउटसाइड सरफेस, आउटर सरफेस के बाहर एटमॉस्फेयर को अगर एज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा वो प्रेशर क्या होगा? जीरो होगा। सो यहां पे सिग्मा R मैक्स P होगा, एंड सो ऑब्वियस है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू सिग्मा R, अगर मैक्स लेते हैं तो P इज इक्वल टू B बाय R1 स्क्वायर माइनस A, ऐसा लिख सकते हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड गिवन कंडीशन। ये होता है
राइट। आपको अगर यहां से r डिस्टेंस किसी भी अननोन डिस्टेंस पे निकालना है तो फिर तो इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे, बट ये आपको पता है कि r जब r1 हो जाए मतलब इनर सरफेस पे जो रेडियल स्ट्रेस होगा वो प्रेशर के बराबर होगा, इंटरनल प्रेशर जो गिवन प्रेशर होगा, और b माइनस ए, ये एक बेसिकली लिमिटिंग कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। एट द सेम टाइम अगर r को हम r2 ले लेंगे तो हमारा जो सिग्मा r होगा वो 0 होगा, 0 इज इक्वल टू b बाई r2 स्क्वायर माइनस ए। एक ये भी इसी इक्वेशन से बेसिकली हम जा सकते हैं। ये दो लिमिटिंग कंडीशन है जो आपको पता होती है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग कंडीशन डियर स्टूडेंट, तो यहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा आउटसाइड प्रेशर है वो क्या है, 0 है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो आउटसाइड प्रेशर होगा वो 0 ही होगा। तो क्लियर है कि जो लेम ने ये एक इक्वेशन दिया सिग्मा आर का आर के साथ वेरिएशन का, वो बेसिकली उसकी लिमिटिंग कंडीशन ये है, और साथ में जो वेरिएशन ग्राफ होगा वो पैराबोलिक कर्व होगा, और इनर सरफेस पे मैक्सिमम है इसीलिए ये लाइन ऊपर दिखाई हुई है, और पैराबोलिकली वेरी करते करते यहां पे आउटर सरफेस पे आके 0 हो गई है। तो ये बेसिकली सिग्मा आर वेरिएशन ग्राफ है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। नाउ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बाय सॉल्विंग फर्स्ट दिस एंड दिस हम इजीली ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दो अननोन है और दो इक्वेशन आ गया। सो बाय सॉल्विंग अबव टू इक्वेशन, या इसको हम इक्वेशन ए बोल देते हैं और इसको इक्वेशन बी। सो बाय सॉल्विंग ए एंड बी our very important unknown which are called Lamb's constant, इसको हम फाइंड कर सकते हैं by solving a and b, a small a and b जो कि Lamb's constant है, a and b can be found। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेम का जो इक्वेशन है इसमें ए और बी अननोन के फॉर्म में उसने इक्वेशन दे दिया कि सिग्मा आर रेडियल स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे होगा, सिग्मा आर इक्वल टू बी बाय आर स्क्वायर माइनस ए, और जो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे होगा, बी बाय आर स्क्वायर प्लस ए, राइट। तो यहां पे ए और बी अननोन रहता है, तो आप ए और बी इस दो लिमिटिंग कंडीशन से आसानी से फाइंड कर सकते हो, राइट। सो रेडियल स्ट्रेस का वेरिएशन आपको क्लियर हो गया, आउटसाइड 0, इनसाइड मैक्सिमम इज लाइक इंटरनल प्रेशर ओनली, और आउटसाइड 0 होगा, राइट। इन दोनों को सॉल्व करके आप ए और बी निकाल सकते हो, और अब इस ए और बी को यहां पे सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस के वेरिएशन में पुट कर दोगे तो आपको एक जनरलाइज्ड इक्वेशन मिल जाएगा जहां पे आर की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस निकाल सकते हो। मतलब कहीं पे भी आर की वैल्यू आप पुट करो आपको सिग्मा सी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो ये न्यूमेरिकल अप्रोच आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो हम इसको एक बार अंडरस्टैंड हमने कर लिया। नाउ लेम्स इक्वेशन का जो दूसरा इक्वेशन कहता है कि वो कहता है कि सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस भी वेरी करेगा। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हम बेसिकली थिक सिलेंडर में ऐसा अज्यूम करते हैं, बल्कि यही इसकी स्पेशलिटी है कि सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस की पहले की तरह वैल्यू फिक्स नहीं होगी, ये चेंज होगी। और कैसे चेंज होगी? सो अकॉर्डिंग टू लेम बी बाय आर स्क्वायर प्लस ए, ऑब्वियसली आर इज the distance from center to the point where you want to find the circumferential stress. So sigma c क्या होगा? b by r square plus a, a और b आपको पहले से ही पता है, लेम्स कांस्टेंट है, r डिस्टेंस है। यहां पे भी साफ क्लियर है कि सिग्मा c और r का वेरिएशन कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। नाउ यहां पे भी डियर स्टूडेंट सिग्मा सी की मैक्सिमम वैल्यू होगी जब r इज इक्वल टू r1 होगा, मतलब इंटरनल सरफेस पे जो अंदर वाला r अगर इंटरनल रेडियस r1 के बराबर हो जाए तो उस केस में सिग्मा सी मैक्स होगा। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है कि यहां पे सिग्मा सी मैक्स होगा, और जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपके r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, r की वैल्यू बढ़ेगी तो सिग्मा सी की वैल्यू कम होगी, और आउटर सरफेस पे वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, यहां पे मिनिमम होगी। तो वेरिएशन यहां पे भी बेसिकली ग्राफ हमारा क्या है? पैराबोलिक ही होगा, बट यहां पे मैक्सिमम वैल्यू है, सिग्मा सी मैक्स है, और यहां पे आउटर सरफेस पे सिग्मा सी मीन है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे होगा, तो इनर सरफेस पे मैक्स होगा, आउटर सरफेस पे मीन होगा सरकमफेरेंशियल, और रेडियल प्रेशर या रेडियल स्ट्रेस कैसे वेरी करेगा? इनसाइड पे मैक्सिमम होगा जो कि इंटरनल प्रेशर के इक्वल ही होगा, और आउटसाइड में 0 होगा, और वेरिएशन पैराबोलिक होगा। सो क्लियर है कि ये यहां पे दिखाया हुआ है, राइट। सो यहां पे आप कह सकते हो कि एट
सिग्मा सी मैक्स, अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो बी बाई आर की जगह मैं क्या पुट करूंगा, R1 स्क्वायर प्लस ए, और सिग्मा सी मिनिमम अगर मुझे चाहिए तो मिनिमम क्या हो जाएगा, बी बाई R2 आउटर रेडियस का स्क्वायर प्लस ए। सो इन दोनों, और ऑब्वियसली जो वेरिएशन है ये पैराबोलिक है। तो इस पूरे इक्वेशन को डियर स्टूडेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेम का इक्वेशन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और कई बार लेम्स जो एसएससी जेई में पूछा हुआ है, व्हाट इज लेम्स इक्वेशन, व्हाट आर इट्स एजम्पशंस, तो एजम्पशंस आपने लर्न किया, और लेम इक्वेशन क्या है, और प्रेशर का या रेडियल प्रेशर का, रेडियल स्ट्रेस का और सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे होता है अकॉर्डिंग टू लेम, ये भी आपको क्लियर हो गया, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ अब हम लेम्स इक्वेशन को एक बार डेराइव करते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन आपके लिए कई बार इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एसएससी जेई सब्जेक्टिव में ये इसका डेरिवेशन आ सकता है, और इसके अलावा बीटेक में भी कई बार लेम्स इक्वेशन को डेराइव करने के लिए बोलता है बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स में, तो वहां पे बेसिकली आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत टफ डेरिवेशन नहीं है, बट यस इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्वड है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले देखो डेरिवेशन ऑफ लेम्स इक्वेशन, इसमें हमने सबसे पहले एक सिलेंडर एज्यूम किया डियर स्टूडेंट, ये सिलेंडर है जिसका इंटरनल रेडियस क्या है R1 और एक्सटर्नल रेडियस क्या है R2 है। एक्सटर्नल रेडियस क्या है डियर स्टूडेंट, इसका R2 है, ये R1 है, और एक्सटर्नल रेडियस हमने क्या मान लिया, ये हमारा मान लो इसका क्या है R2, एक्सटर्नल रेडियस R2 है। इंटरनल प्रेशर, इनसाइड प्रेशर क्या है डियर स्टूडेंट, P, राइट। और हमने यहां से R डिस्टेंस पे, एक एलिमेंटल रिंग एज्यूम किया हुआ है जो कि डॉटेड लाइन से डिनोट किया हुआ है। ये एक एलिमेंटल रिंग है जो हमने एज्यूम किया हुआ है, और उस एलिमेंटल रिंग का एक स्मॉल सेक्शन जो यहां पे हैच किया हुआ है उसको दिखा रहे हैं। एलिमेंटल रिंग की थिकनेस क्या है डियर स्टूडेंट, dr। एलिमेंटल रिंग की थिकनेस क्या है, dr, और ये एलिमेंटल रिंग बेसिकली दो स्ट्रेस से सब्जेक्टेड होगा। फर्स्ट जो कि अंदर रेडियल स्ट्रेस अंदर से बाहर की तरफ लगेगा सिग्मा आर, और ऊपर से नीचे की तरफ कितना लगेगा इस पे, इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर। अंदर एलिमेंटल रिंग के इनर सरफेस पे सिग्मा आर आउटसाइड प्रेशर लगेगा, आउटसाइड फोर्स लगेगा, और एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो ऊपर की तरफ कितना लगेगा, सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर, जो कि ऊपर की तरफ लगेगा। इसके अलावा सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस इसमें सिग्मा सी टेंसाइल लगेगा, और ऑब्वियसली जो रेडियल स्ट्रेस है वो बेसिकली कंप्रेसिव नेचर का लगेगा। और कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस और डी आर थिकनेस का ये एलिमेंटल रिंग एज्यूम किया। नाउ इस एलिमेंटल रिंग पे हम दो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, पहला बर्स्टिंग फोर्स और दूसरा हमारा रेजिस्टिंग फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये बेसिकली एलिमेंटल रिंग जो हमने एज्यूम किया है, इस एलिमेंटल रिंग पे सबसे पहले हम बर्स्टिंग फोर्स निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बर्स्टिंग फोर्स क्या होगा, तो बर्स्टिंग फोर्स क्या होगा हमारा, तो जो हमें अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है वो क्या लग रहा है, सिग्मा आर जो कि स्ट्रेस है, और इनटू एरिया, फोर्स निकालना है तो स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया क्या होगा डियर स्टूडेंट, चूंकि प्रेशर है तो प्रोजेक्टेड एरिया होगा। प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब है कि अगर मैं ऐसे दिखाऊं प्रोजेक्टेड एरिया, तो हमारा बेसिकली ये हो जाएगा कितना, 2r, जो कि इसका प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा ये वाला 2r, ये 2r, और ये बेसिकली इसकी ये वाली क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगी इसकी लेंथ l। ऑब्वियसली ये सिलेंडर है, सिलेंडर की जो लेंथ है, इसकी लेंथ क्या है, लेंथ को हमने l मान लिया, लेंथ इज r l। तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, 2r इंटू l। इसी पे प्रेशर एक्ट करेगा, तो सिग्मा r जो कि रेडियल प्रेशर है या रेडियल स्ट्रेस है, सिग्मा r इंटू 2rl। 2rl डियर स्टूडेंट प्रोजेक्टेड एरिया है, 2r इंटू l। तो ये अंदर से बाहर की तरफ लगेगा, और बाहर से अंदर की तरफ, आउटसाइड टू इनसाइड डी, वो कितना लगेगा, तो सिग्मा आर डी सिग्मा आर, जो कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज हुआ है किसमें, रेडियल स्ट्रेस में, तो सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर, और इनटू फिर से प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। तो अब प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, बेसिकली हमने थोड़ा सा ये भी ले लिया ना, तो हमारा जो बेसिकली ये हो जाएगा r
ये r था, अब ये थोड़ा सा ये जो थिकनेस है dr, तो r प्लस dr इसका डबल, तो 2r प्लस dr इंटू एल। सो ऑब्वियसली उसको हमने क्या लिया, 2r प्लस dr इंटू एल। ये बेसिकली प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। अगर हम देखें यहां से dr डिस्टेंस पे अगर आप टोटल फोर्स निकालोगे तो सिग्मा r प्लस डी सिग्मा r इंटू 2r प्लस dr इंटू एल। सो आई होप यहां पे इनर में बेसिकली स्ट्रेस इंटू प्रोजेक्टेड एरिया माइनस आउटसाइड स्ट्रेस इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि dr की वजह से चेंज होगा। अगर हम इसको डियर स्टूडेंट मैथमेटिकली सॉल्व करें, इस दोनों में से 2l कॉमन ले लिया तो सिग्मा r इंटू आर ये टर्म हो गया, और अंदर वाले टर्म को बेसिकली 2l कॉमन ले लिया तो इससे और इन दोनों को मल्टीप्लाई, सिग्मा r प्लस डी सिग्मा r प्लस डी आर। नाउ टी एल सिग्मा r इंटू आर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा r से r, सिग्मा r से डी आर, देन डी सिग्मा r से r, और डी सिग्मा r से डी आर को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इन दोनों में सिग्मा r इंटू आर माइनस और प्लस कैंसल हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सो कैंसल होगा, और साथ में ये जो स्मॉल प्रोडक्ट क्वांटिटीज है डी सिग्मा r और डी सिग्मा r और डी आर, ये दोनों स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिक, और ये दोनों कैंसल ही हो गया तो हमारे पास ये बचा सिर्फ ये वाला टर्म, तो ये 2l हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस सिग्मा r इंटू डी आर माइनस सिग्मा इंटू डी सिग्मा r। यहां पे माइनस दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस दोनों में कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा सिग्मा r इंटू डी आर प्लस डी सिग्मा r प्लस आर डी सिग्मा आर बच जाएगा, राइट। सो दिस इज आर बर्स्टिंग फोर्स जो कि एलिमेंटल रिंग पे एक्ट कर रहा है। नाउ रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो रेजिस्टिंग फोर्स सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस की वजह से डेवलप होगा। तो रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, तो अगर आप गौर से देखोगे तो रिंग को अगर मैं आपको समझाऊं तो रिंग का बेसिकली जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा, हमारा जो रिंग है, रिंग को अगर हम कट करें तो हमारा एक यहां पे ये क्रॉस सेक्शन, ये मटेरियल का क्रॉस सेक्शन होगा और ये क्रॉस सेक्शन होगा जो बेसिकली रेजिस्ट करेगा। अगर हम इसका अगर ये वाला व्यू बनाए तो ऐसा कुछ बनेगा। तो हमें बेसिकली एक ये वाला क्रॉस सेक्शन रेजिस्ट करेगा और एक ये वाला क्रॉस सेक्शन रेजिस्ट करेगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, पहले तो इसका एरिया क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो ये है dr, ये क्या है dr, राइट, और इसकी लेंथ क्या है l, ये लेंथ क्या है l है, तो और ये है dr। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये dr इंटू एल और यहां पे भी क्या होगा dr इंटू एल, ये दो बेसिकली रेजिस्ट करेगा। तो टोटल रेजिस्टिंग एरिया हो जाएगा 2dr इंटू एल, और अगर इसमें स्ट्रेस से सिग्मा सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा सी इंटू 2dr इंटू एल, वही लिखा है हमने कि रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा 2 सिग्मा सी इंटू एल इंटू डी आर, जो बेसिकली रेजिस्टिंग फोर्स है। नाउ ऑब्वियस है कि ये इक्विलिब्रियम में है तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम बर्स्टिंग फोर्स हमारा रेजिस्टिंग फोर्स की इक्वल होना चाहिए। बर्स्टिंग फोर्स हमारा क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स हमारा 2 सिग्मा सी एल डी आर है, तो इसको हमने लिख दिया। और जो हमारा रेजिस्टिंग फोर्स बर्स्टिंग फोर्स, ये तो हमारा रेजिस्टिंग फोर्स है, और बर्स्टिंग फोर्स हमारा ऑलरेडी क्या है 2l माइनस सिग्मा आर डी आर माइनस आर डी सिग्मा आर, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों से 2l कैंसिल हो जाएगा। सो यहां से सिग्मा सी बच जाएगा। सिग्मा सी क्या हो जाएगा, डी आर को नीचे ले लेंगे तो इसका डी आर कैंसिल होगा तो सिर्फ माइनस सिग्मा आर बचेगा, और इसमें बेसिकली आर यहां पे क्या हो जाएगा माइनस आर डी सिग्मा आर बाय डी आर हो जाएगा, राइट। अगर आप देखो तो ये इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 कह दिया, और ये इक्वेशन नंबर 1 बेसिकली हमारे पास क्या आया कि सिग्मा सी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा आर माइनस आर इंटू डी सिग्मा आर बाई डी आर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है डियर स्टूडेंट। और ये कैसे आया, हमने बर्स्टिंग फोर्स को रेजिस्टिंग फोर्स के इक्वल कर दिया, राइट। ओके सो बर्स्टिंग फोर्स को रेजिस्टिंग फोर्स से इक्वेट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया डियर स्टूडेंट। नाउ
अपने को क्या करना है कि हम इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमेशा इसका कांस्टेंट होगा। नाउ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है। तो सिग्मा एल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यहां पे क्या होगा, तो फोर्स इंटरनल प्रेशर क्या है इसका P1 इंटू पाई R1 स्क्वायर, ये बेसिकली फोर्स बनाएगा। P1 इंटू पाई R1 स्क्वायर ये फोर्स बनाएगा अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली सिलेंडर है, इंटरनल रेडियस R1 है, एक्सटर्नल रेडियस R2 है, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यहां से पाई कैंसिल होगा, P1 इंटू R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा, राइट। कभी अगर हमें निकालना हो। नाउ अगर हम एलिमेंटल रिंग के किसी भी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। कौन कौन सा 3 टाइप का स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, एट एनी पॉइंट इन द सेक्शन ऑफ द एलिमेंटल रिंग द फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एग्जिस्ट। पहला रेडियल स्ट्रेस विच इज सिग्मा आर, जिसको हम प्रेशर भी बोल सकते हैं। दूसरा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस विच इज सिग्मा सी, और तीसरा इज लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस। इसमें बेसिकली रेडियल, इसमें सरकमफेरेंशियल हमारा क्या होगा, बेसिकली सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस सिग्मा सी और लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस विच इज सिग्मा एल। नाउ हम बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड करते हैं विच इज ऑब्वियसली कांस्टेंट। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा डियर स्टूडेंट, एप्सिलॉन एल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन एल। क्या होगा, तो सबसे पहले तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से। इसके अलावा रेडियल स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, तो रेडियल स्ट्रेस की वजह से बेसिकली क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन डेवलप करेगा। तो लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो इनटू लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन रेडियल का क्या होगा, सिग्मा आर बाई ई, उसमें पॉइजन्स रेशियो से मल्टीप्लाई किया, और चूंकि ये दोनों सेम नेचर का होगा इसलिए ये प्लस हो रहा है, राइट। नाउ जो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस है ये बेसिकली इसको रिड्यूस करेगा, इस स्ट्रेन को रिड्यूस करेगा, तो ये इसीलिए माइनस हो गया म्यू सिग्मा सी बाई, ये भी बेसिकली क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रेन क्रिएट होगा। तो रेडियल और सरकमफेरेंशियल का जो सेकेंडरी स्ट्रेन जनरेट होगा वो लॉन्गिट्यूडनल के साथ मिलके अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन बनेगा, सिग्मा एल बाई ई प्लस म्यू सिग्मा आर बाई ई माइनस म्यू सिग्मा सी बाई ई। ये एक्सप्रेशन लिखना ऑलरेडी मैं सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस से सब्जेक्टेड जो ऑब्जेक्ट होता है उस केस में हमने काफी ऑलरेडी किया हुआ है। सो आई होप आप उस वीडियो को देख के ये अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो ये जो एप्सिलॉन एल है ये हमेशा जो कांस्टेंट होता है, नाउ ये कांस्टेंट होता है और इसमें सिग्मा एल म्यू और ई ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। सिग्मा एल म्यू और ई ये ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। सिग्मा एल कैसे कांस्टेंट होगा, तो ऑब्वियसली सिग्मा एल अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट तो ये R1 R2 और P1 ये कांस्टेंट रहेगा, तो एप्सिलॉन एल ऑलरेडी सिग्मा एल ऑलरेडी कांस्टेंट हो जाएगा, म्यू और ई ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। तो ऑब्वियस है कि सिग्मा सी और माइनस सिग्मा आर, सिग्मा आर और सिग्मा सी मींस सिग्मा सी माइनस सिग्मा सी हमेशा बड़ा होता है, सिग्मा सी हमारा बड़ा होगा और सिग्मा आर छोटा होता है। तो सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर बेसिकली कांस्टेंट होगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और सिग्मा एल म्यू और ई ये भी कांस्टेंट है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन से क्लियर है कि अगर एप्सिलॉन एल कांस्टेंट होगा इट मींस सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट को यहां पे 2a मान लिया गया है, इस कांस्टेंट को 2a मान लिया तो सिग्मा सी क्या होगा 2a प्लस सिग्मा आर, राइट। तो यहां से क्लियर है कि जो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस थिक सिलेंडर में डेवलप होगा वो रेडियल स्ट्रेस से हमेशा ज्यादा होता है, राइट। इनफैक्ट जो रेडियल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी ज्यादा होता है क्या हमारा सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, राइट। सो सिग्मा सी क्या हो जाएगा 2a प्लस सिग्मा आर। नाउ इस एक्सप्रेशन को सिग्मा सी इज इक्वल टू 2a प्लस सिग्मा आर को इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमने बर्स्टिंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स इक्वेट करके फाइंड किया उसमें पुट कर देते हैं डियर स्टूडेंट। सो हमने क्या किया, पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, सिग्मा सी इज इक्वल टू 2a प्लस सिग्मा आर को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा सी की जगह पे सिग्मा आर प्लस 2a लिखा हमने इज इक्वल टू माइनस सिग्मा आर माइनस आर डी सिग्मा आर बाई डी आर, ये मैंने लिख दिया। नाउ इसमें हमने क्या किया,
डी सिग्मा आर बाई डी आर, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सिग्मा आर, इसको हमने लेफ्ट साइड ले लिया इस वाले टर्म को, तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, और ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस सिग्मा आर और माइनस सिग्मा आर, माइनस 2 सिग्मा आर माइनस 2a, तो माइनस 2 कॉमन ले लिया तो सिग्मा आर प्लस a, और डी सिग्मा आर बाई डी आर लिया तो इसका जो आर है ये इसके नीचे आ गया, राइट। तो इस तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं। नाउ डी सिग्मा आर, यहां पे सिग्मा आर प्लस ए को यहां पे नीचे ले लिया और डी आर को इसके नीचे ले लिया, माइनस 2 डी आर बाई आर, इस डी आर को ऊपर ले लिया और ये हम कर सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे किया है, इस वाले को नीचे ले आया और डी आर को बेसिकली ऊपर ले लिया, कोई नहीं, कर सकते हैं आसानी से, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ऐसा डी सिग्मा आर बाई सिग्मा आर प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 2 डी आर बाई आर किया है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इंटीग्रेशन किया जा सकता है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप यहां से हम बेसिकली आगे गए और यहां पे हमने दोनों साइड इंटीग्रेट किया है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करोगे डियर स्टूडेंट तो यहां से साफ क्लियर है, डी सिग्मा आर बाई सिग्मा आर प्लस ए है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा लॉग ई सिग्मा आर प्लस ए, क्या हो जाएगा, लॉग ई सिग्मा आर प्लस ए, और माइनस 2 डी आर बाई आर का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ई आर, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है जिसको यहां पे सी लिख सकते हैं, लेकिन सी ना लिख के उसको लॉग ई बी ले लिया, ऑब्वियसली बी इज अगेन अ कांस्टेंट, सो लॉग ई बी सिर्फ ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जो कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन करने के बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू लॉग में है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की भी वैल्यू लॉग में ही ले लिया है, एंड दैट इज लॉग ई बी। नाउ यहां से क्लियर है डियर स्टूडेंट कि लॉग ई सिग्मा आर प्लस ए, लॉग इसको हम लिख सकते हैं, हमें पता होता है एम लॉग एन, डियर स्टूडेंट ये क्या होता है, एम लॉग एन, ओके। सो यहां पे हमें एक फॉर्मूला पता है कि m log n ये हमेशा क्या होता है, log n टू द पावर m, मतलब अगर जो log में पहले होता है ना, ये इसको मैं पावर के फॉर्म में, n के पावर के फॉर्म में लिख सकता हूं, वही हमने यहां पे यूज किया है। -2 log er को मैं लिख सकता हूं, ये log eb यहां पे लिख लिया, और -2 log er को log er स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को पावर के फॉर्म में लिख दिया। नाउ log m माइनस log n, डियर स्टूडेंट log m बाई n होता है, तो ये हो जाएगा log eb बाई आर स्क्वायर, log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n, ये log m बाई n होता है, log m अपॉन n, तो यहां पे log b बाई आर स्क्वायर हो गया। नाउ बोथ साइड log है तो ऑब्वियसली ये सिग्मा आर प्लस ए ये किसके बराबर हो जाएगा, b बाई आर स्क्वायर के, राइट। यहां से सिग्मा आर अगर लोगे तो a इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो b बाई आर स्क्वायर माइनस a, विच इज योर लेम्स फर्स्ट इक्वेशन। सो लेम ने जो दो इक्वेशन दिया, सिग्मा आर का वेरिएशन का आ गया, सिग्मा आर क्या होगा, b बाई आर स्क्वायर माइनस a। नाउ सिग्मा आर हम ऑलरेडी यहां पे कर चुके हैं कि सिग्मा आर सिग्मा सी इज इक्वल टू 2a प्लस सिग्मा आर, तो इसमें पुट कर देते हैं सिग्मा आर की वैल्यू जो अभी आपने यहां पे फाइंड किया है, तो सिग्मा आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो सिग्मा सी क्या है, 2a प्लस सिग्मा आर, 2a सिग्मा आर आपने निकाला b बाय आर स्क्वायर माइनस ए, b बाय आर स्क्वायर माइनस ए, तो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, b बाय आर स्क्वायर प्लस ए, तो यहां से एक फाइनल इक्वेशन जो लेम का है वो भी आ गया, विच इज सिग्मा सी इज इक्वल टू b बाय आर स्क्वायर प्लस ए, और इससे पहले जो रेडियल स्ट्रेस का वेरिएशन आया सिग्मा आर इज इक्वल टू b बाय आर स्क्वायर माइनस ए, और यही दो इक्वेशन बेसिकली आप बार बार यूज करते हो लेम इक्वेशन में। सो ये लेम इक्वेशन का डियर स्टूडेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, अगर आप एसएससी जेईई सब्जेक्टिव या फिर बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स या स्टेट लेवल के सब्जेक्टिव एग्जाम्स वगैरह में डील करते हो तो आपको ये चीज समझना होगा। सो यहां पे अगर आप गौर से देखोगे तो हमारा जो अप्रोच है, एक एलिमेंटल रिंग लिया, एलिमेंटल रिंग पे बर्स्टिंग फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स को इक्वेट किया, उसके बाद हमने क्या किया, उसमें लीनियर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का एक एक्सप्रेशन डेवलप किया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का एक एक्सप्रेशन डेवलप किया ये वाला, कीपिंग इन व्यू कि तीन स्ट्रेस उस एलिमेंटल रिंग पे लग रहा है, जो तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस है, कौन कौन सा, रेडियल स्ट्रेस, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस। इन तीनों का हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का एक एक्सप्रेशन लिखा, चूंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कांस्टेंट होता है तो इस एक्सप्रेशन में बाकी चीजें ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर भी कांस्टेंट होगा। अब सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर को 2a लिया तो सिग्मा सी हो जाएगा 2a प्लस सिग्मा आर, इसी
को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके फिर इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली हमारा जो गिवन डिजायर्ड वैल्यू है, डिजायर्ड इक्वेशन है विच इज लेम्स इक्वेशन, ये आ गया। सो आई होप इसको आपको एक बार प्रैक्टिस करना होगा, प्योर मैथमेटिकल है और आई होप कि इसका जो प्रोसीजरल क्लैरिटी है वो आपको मिल गई होगी, इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम लेम इक्वेशन पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, पर्टिकुलरली जो एसएससी जेई में आया हुआ है उस क्वेश्चन को करेंगे। एसएससी जेई में ऑलरेडी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अलावा जो बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स या एएमआई सेक्शन बी इन सब एग्जाम्स में या आईईएस के सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो इससे आपका ये पूरा जो थिक और थिन सिलेंडर, थिक सिलेंडर में जो लेम्स इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होता है उसकी क्लैरिटी मिलेगी, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ हमारा जो लेम्स इक्वेशन है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है जो एसएससी जेई में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जेई में ये आया हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। अ थिक सिलेंडर 125 mm इनसाइड डायमीटर, 125 mm इनसाइड डायमीटर एंड 250 mm आउटसाइड डायमीटर is subjected to an internal fluid pressure of 50 Newton per mm square. Determine the maximum and minimum intensities of circumferential stress and sketch the distribution of circumferential stress intensity and radial pressure intensity across the section. सो डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर कभी भी लेम्स इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे बेसिकली आपको सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है और उसका स्केच डिस्ट्रीब्यूशन करना है, स्केच ड्रॉ करना है। इसके अलावा रेडियल स्ट्रेस निकालना है और उसका स्केच डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के गिवन डेटा हमारा D1 इंटरनल डाया क्या दिया हुआ है 125 mm, इससे हमने इंटरनल रेडियस इसका हाफ कर दिया तो 62.5 mm आ गया, राइट? नाउ आउटर डाया D2 दिया हुआ डिरेक्शन 250 mm, राइट? तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ विच इज 125 mm। प्रेशर दिया हुआ 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ फ्रॉम लेम्स इक्वेशन वी नो दैट, हमें पता है कि रेडियल स्ट्रेस विच इज सिग्मा आर ये होता है b बाय आर स्क्वायर माइनस ए, और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस सिग्मा सी ये क्या होता है b बाय आर स्क्वायर प्लस ए। ये दो इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है। अब सबसे पहले इसमें हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही व्हाइल एक्सप्लेनिंग दिस लेम्स इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग कंडीशन को यूज करेंगे, बाउंड्री कंडीशन को यूज करेंगे। तो हमें पता है कि ये जो प्रेशर है P50 ये बेसिकली R इज इक्वल टू 62.5 मतलब इंटरनल रेडियस के बराबर के R पे ये बेसिकली सिग्मा R है, तो हमने वही यूज किया। वी नो दैट एट R इज इक्वल टू R1 विच इज 62.5 mm। बेसिकली जो हमारा P होगा, जो हमारा प्रेशर होगा इंटरनल प्रेशर, वही सिग्मा C हो जाएगा, राइट? सिग्मा R हमारा क्या हो जाएगा 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमने सिग्मा R को 50 लिया, B बाय R की जगह 62.5 का होल स्क्वायर माइनस A लिया, ठीक है? इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। नाउ जब R R2 के बराबर हो जाएगा, मतलब आउटसाइड की बात कर रहा हूं, यहां पे अगर पहुंच जाएगा तो सिग्मा R ऑब्वियसली जीरो होता है। तो व्हेन R इज इक्वल टू R2 विच इज 125 mm, सिग्मा R जीरो होगा, मतलब आउटसाइड जो रेडियल प्रेशर होगा जो जीरो होगा, क्योंकि कुछ कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ, मतलब एटमॉस्फेरिक मानेंगे जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन को भी हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा जीरो विच इज सिग्मा R इज इक्वल टू B बाय R की जगह R2 स्क्वायर लेना होगा, 125 का होल स्क्वायर माइनस है, विच इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर देंगे डियर स्टूडेंट। बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड हमारा A की वैल्यू 16.67 आएगा और B की वैल्यू 26416.67 आएगा। कैसे हमने सॉल्व किया? तो सिंपल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा 50 B दिस स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस से, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 0 इज इक्वल टू B बाय स्क्वायर करेंगे 125 का तो ये आ जाएगा माइनस से। यहां से डियर स्टूडेंट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, A इसके बराबर हो जाएगा। इसी को हमने यहां पे पुट कर दिया, इसको पुट किया
तो ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो फाइनली b की ये वैल्यू आ जाएगी। b अगर ये है तो a क्या हो जाएगा, b अपॉन 15625, तो a की वैल्यू ये आ जाएगी जो कि हमने यहां पे लिखा है। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल ली। नाउ रेडियल स्ट्रेस, हालांकि आपको मिनिमम, मैक्सिमम विच इज इनर और मिनिमम विच इज आउटर तो पता है, बट हमने एक रैंडम कोई एक पॉइंट ये ले लिया जो कि यहां से कितने डिस्टेंस पे डियर स्टूडेंट, हमने कोई रैंडम पॉइंट ये ले लिया, यहां पे r इज इक्वल टू 95 mm पे ले लिया, जस्ट एक एक्स्ट्रा वैल्यू दिखाने के लिए। 95 mm हमने कितना ले लिया, 95 mm की एक वैल्यू ले ली और उस पे हम रेडियल स्ट्रेस एक बार निकालना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि रेडियल स्ट्रेस का जो एक्सप्रेशन है विच इज दिस b बाय आर स्क्वायर माइनस ए, इसमें पुट कर देंगे। अब a और b की वैल्यू हमें पता है, तो सिग्मा r एट r इज इक्वल टू 95 क्या हो जाएगा, b विच इज दिस मच अपॉन r हो जाएगा 95 का होल स्क्वायर माइनस a ये हो गया। इसको सॉल्व किया तो हमारा 12.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। तो हमारा ये जो बेसिकली हमने यहां से 95 मतलब यहां पे ले लेते हैं, तो ये हमारा सिग्मा c कितना, सिग्मा r कितना आ गया, ये हमारा सिग्मा r आ गया 95 mm पे 12.2। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 12.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑब्वियसली ये कितने डिस्टेंस पे है, यहां से ये r इज इक्वल टू 95 mm पे। 95 mm का मतलब है मटेरियल जो ये अवेलेबल है उसके किसी एक पॉइंट पे सर्टेन पे हमने रैंडम ले लिया, जस्ट क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो आपको पता ही होती है, तो एक वैल्यू हमने मिड में निकाल दिया और वेरिएशन ग्राफ पैराबोलिक ड्रॉ कर दिया, राइट। सो 12.2 हो गया। अंदर का जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो आपको पता ही है, जो कि इंटरनल प्रेशर के बराबर होगा, आउटसाइड जीरो ही है। यहां से 95 mm पे 12.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकाल लिया। ग्राफ पैराबोलिक होता है, वेरिएशन ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, ये वाला, ये ऊपर वाला, ये बेसिकली रेडियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हो जाएगा, मतलब जो कह रहा है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियल प्रेशर इंटेंसिटी अक्रॉस द सेक्शन, ये ऊपर वाला हो जाएगा आंसर। नाउ आपको बेसिकली अब सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस निकालना है। तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, सो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस के लिए हमने क्या किया, सिग्मा सी सबसे पहले हम कहां पे निकाल रहे हैं, इनसाइड पे, जो कि हमारा मैक्सिमम होगा। सिग्मा सी एट r इज इक्वल टू 62.5 विच इज सिग्मा सी मैक्स, ये क्या हो जाएगा, तो अब इसका जो इक्वेशन है b बाय आर स्क्वायर प्लस ए, इसमें हमने पुट कर दिया। b की वैल्यू हमारी ये हो गई अपॉन ए स्क्वायर प्लस दिस, हमारी वैल्यू ये आ रही है, और इससे हमें सिग्मा सी मैक्स आ गया। ओके, सो डियर स्टूडेंट, हमारा जो सिग्मा सी मैक्स जो कि r इज इक्वल टू 62.5 mm पे होगा, उसको हमने सॉल्व कर दिया। ये हो जाएगा b बाय आर स्क्वायर प्लस ए, सॉल्व किया तो 83.34 आया। और सिमिलरली अगर हम सिग्मा सी एट r इज इक्वल टू 125 mm मींस आउटसाइड पे अगर निकालेंगे डियर स्टूडेंट, तो b बाई आर स्क्वायर, r 125 का होल स्क्वायर प्लस ए, सॉल्व किया तो 33.34, मतलब हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गई, जो कि हमने यहां पे नीचे दिखा दिया। इसका भी ग्राफ पैराबोलिक होगा, मैक्सिमम इज 83.34 और मिनिमम इज 33.34, और ये ग्राफ हमारा पैराबोलिक वेरिएशन होगा, और ये हमारा बेसिकली सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हो जाएगा। सो आई थिंक ये वाला न्यूमेरिकल करने के बाद आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी डियर स्टूडेंट, लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो फिर आज की वीडियो में इस न्यूमेरिकल करने के बाद हम इसको क्लोज कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आज का वीडियो आपको लगभग थिक सिलेंडर की सारी क्लैरिटी मिली होगी। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और होप कि आप ये सारे न्यूमेरिकल इस पे प्रैक्टिस करोगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।